नेक्स्ट कन्वेंशनल कंट्रोल टेक्निक और कंट्रोल एल्गोरिथम इज प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल और पीआईडी कंट्रोल। सो पीआईडी कंट्रोलर जो है वो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला फीडबैक कंट्रोल डिज़ाइन है। And this feedback controller basically operate on these three terms: proportional, integral and derivative. So ये तीन terms जो है वो error signal के ऊपर apply की जाती हैं to produce a control action or a control signal. So अगर u of t signal की बात करें तो u of t is a control signal which is basically supplied to plant or process. So plant या process को कंट्रोल सिग्नल मिलने पे जो आउटपुट इसकी जनरेट हुई है और उसको हमने मेजर किया है y of t. सो दैट मेजर्ड आउटपुट यहाँ पे आ रही है। और अगर r of t की बात करें जो कि डिजायर्ड आउटपुट है या सेट पॉइंट है, सो और इसके अलावा इन दोनों के समेशन के बाद जो एरर सिग्नल जनरेट हुआ है एरर जो कि इन दोनों का डिफरेंस है, तो देन अगर हम पीआईडी कंट्रोलर की बात करें जो कि ये सी ब्लॉक है, सो इस पीआईडी कंट्रोलर की जो जनरल फॉर्म हमारे पास होगी उसमें ये तीन टर्म्स हमारे पास आ रही होंगी, के पी, के आई एंड के डी, विच आर प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव गेन्स रिस्पेक्टिवली, या हम इनको पी आई डी टर्म्स कहेंगे। सो ये पी आई डी टर्म्स जो है वो इस कंट्रोलर के ब्लॉक के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट की जाएंगी ओवर द एरर सिग्नल टू जनरेट दिस यू कंट्रोल एक्शन। सो इस कंट्रोल एक्शन की इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की होगी। सो जिसमें ये शुरू में के पी टर्म है जो कि डायरेक्टली एरर के ऊपर ऑपरेट कर रही है, उसका मल्टीप्लिकेशन गेन है के पी। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो समेशन के बाद के आई इंटीग्रल टर्म है जो कि एरर सिग्नल को ओवर अ टाइम पीरियड इंटीग्रेट कर रही है और उसके साथ के आई गेन आएगा कि इंटीग्रेशन का इफेक्ट कितना जो सा वो कंट्रोल एक्शन के अंदर लेके जाना है। और इसी तरह से फिर एरर का डेरिवेटिव भी है। सो एरर का डेरिवेटिव या चेंज इन एरर को भी हम लेके उसके साथ के डी गेन, सो दिस इज डेरिवेटिव टर्म, पूरी डी टर्म है। और के डी गेन बेसिकली ये स्पेसिफाई कर रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ एरर का कितना फैक्टर हमने जो सा वो कंट्रोल एक्शन के अंदर लेके जाना है। सो दिस पार्ट इज द पीआईडी कंट्रोलर, ये कंप्लीट पीआईडी कंट्रोलर है। अब इस पीआईडी कंट्रोलर की इंप्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें ऑन द हार्डवेयर लेवल, तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के केस में हम इस इक्वेशन को बड़ा इजीली एरर की वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करवाते हुए प्रोग्रामिंग के अंदर इस इक्वेशन को कोड कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। और अगर हम फिजिकल बात करें कि फिजिकली हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें फॉर कंट्रोलर, तो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए हार्डवेयर यूज करते हुए इन टर्म्स को फिजिकली जो सा वो कंट्रोलर के अंदर जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के पी प्रोपोर्शनल गेन के लिए हम इसको देख सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए एम्पलीफिकेशन, गेन एम्पलीफिकेशन के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से इंटीग्रल टर्म की बात करें तो फॉर इंटीग्रल टर्म हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ही एज ए इंटीग्रेटर यूज करेंगे, तो ये इंटीग्रल टर्म बन जाएगी। और इसी तरह से अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए डिफरेंस एम्पलीफायर यूज करें तो तब वो जो सा वो डी टर्म्स या डेरिवेटिव पार्ट को पोर्ट्रे करेगा। सो इस तरह से एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू भी इन इट्स डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस वी कैन जनरेट दिस पीआईडी कंट्रोलर। और अगर इसी टाइम डोमेन इक्वेशन का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो ये कंप्लीट जो ब्लॉक आ रहा है हमारे पास, ये कंप्लीट गेन है, पीआईडी कंट्रोलर का ओवरऑल गेन है जो कि एरर सिग्नल के साथ ऑपरेट कर रहा है। एंड दिस ओवरऑल गेन इज दिस सी ब्लॉक, दिस इज द कंट्रोलर। सो ये कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोलर का गेन है कंप्लीट। सो इसी कंट्रोलर ब्लॉक के अंदर हमने देखा है कि अब उसी टाइम डोमेन इक्वेशन को यूज करते हुए हमने पीआईडी कंट्रोलर को एक्सपेंड करके लिखा है। सो दिस कंप्लीट ब्लॉक इज द पीआईडी कंट्रोलर। और इसमें आप देख सकते हैं कि एरर सिग्नल जो सा वो पी आई डी तीनों टर्म्स को जो सा सप्लाई किया जा रहा है एट द एंड, ये तीनों सम होकर यूटी कंट्रोल एक्शन जो है वो जनरेट कर रहे हैं जो कि फर्दर प्लांट या प्रोसेस को सप्लाई किया जाएगा। सो पीआईडी कंट्रोलर में अगर हम इन पीआईडी टर्म्स के रोल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम प्रोपोर्शनल टर्म की बात करते हैं, सो प्रोपोर्शनल टर्म और के पी अकाउंट्स फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एरर। सो एट करंट टाइम इंस्टेंट जो है वो एरर की वैल्यू क्या है, अगर एरर जो सा वो बहुत ही लार्ज और पॉजिटिव है तो उस हिसाब से कंट्रोल एक्शन जो है वो भी लार्ज एंड पॉजिटिव होगा।
या अगर एरर जो सा है वो काफी माइनर सा एरर है तो उस हिसाब से कंट्रोल एक्शन भी माइनर ही जनरेट होना। सो ये जस्ट एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फैक्टर है कि जो कंट्रोल एक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर। सो हर टाइम इंस्टेंट के ऊपर जो है वो प्रोपोर्शनल टर्म जो है वो करंट उस वक्त एरर की जो वैल्यू है उसकी बेस के ऊपर कंट्रोल एक्शन डिसाइड कर रही होगी। सो द इंटीग्रल टर्म्स अकाउंट फॉर द पास्ट वैल्यूज ऑफ एरर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सर्टन टाइम पीरियड में देखते हैं कि अभी तक जो है वो एरर जीरो नहीं हुआ विद प्रोपोर्शनल टर्म ओनली, तो तब जो है वो एरर जो होगा वो बेसिकली अकोमुलेट होता रहेगा ओवर टाइम। सो एरर के अकोमुलेट होने का, उसके जमा होने का मतलब यह है कि जो भी करंट आउटपुट जा रही है सिस्टम को वो इतनी सफिशिएंटली स्ट्रांग नहीं है कि वो एरर को जीरो कर सके। सो इन दैट केस तभी जो सा वो एरर जो है वो जमा होता जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल इस पूरे लूप के 10 लूप्स अगर गुजरते हैं तो 10 लूप्स के बाद हमने देखा कि स्टिल एरर जो है वो जीरो नहीं हुआ और काफी जमा हो गया है, तो देन बेसिकली इंटीग्रल टर्म को इस इंटीग्रेटेड या जमा हुए एरर की बेस पे कंट्रोलर नेक्स्ट जो कंट्रोल एक्शन अप्लाई करेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन अप्लाई करेगा कि अब उसमें के आई की टर्म भी जो सा वो इंटीग्रेट हो चुकी है विद अप्लाई हो चुकी है ओवर अकामुलेटेड एरर। ठीक है, सो जितना एरर जमा हुआ था उसको बेसिकली इंटीग्रेटेड जो एरर है उसकी बेस के ऊपर कंट्रोलर ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक्शन जो है वो अप्लाई करेगा टू टू टेक दैट एरर टू जीरो, जो कि काफी देर से पूरा नहीं हो रहा, वो स्टिल जो सा वो जीरो के करीब नहीं पहुंच रहा, तो उसको जल्दी पहुंचाने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो कंट्रोलर अप्लाई करेगा ड्यू टू दिस integral term or accumulated error. And derivative terms account for possible values of possible future values of the error. So current rate of change क्या है, current error की, एरर जो सा वो किस तरह से चेंज हो रहा है, एरर की स्लोप क्या है, एरर सिग्नल की स्लोप को या करंट रेट ऑफ चेंज को देखते हुए बेसिकली डेरिवेटिव टर्म जो सा वो उसकी फ्यूचर एरर की वैल्यूज को भी एस्टिमेट करेगी और उसकी बेस पे जो डेरिवेटिव टर्म है वो भी कंट्रोल एक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करेगा, एक पार्ट ऐड करेगा जो कि रेट ऑफ चेंज पे या एरर के स्लोप के ऊपर डिपेंडेंट है। सो पीआईडी कंट्रोलर में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल और डेरिवेटिव टर्म्स का। सो जैसा कि पीआईडी कंट्रोलर मेजर प्रोसेस वेरिएबल या एरर की वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करता है, तो अंडरलाइंग प्रोसेस या प्लांट क्या है उसका नॉलेज जरूरी नहीं है। सो प्लांट या प्रोसेस कोई भी हो सकता है, दैट कुड बी अ मोटर, दैट कुड बी सम अदर हार्डवेयर, अदर एक्चुएटर। सो उसका जो सा नॉलेज जरूरी नहीं है फॉर पीआईडी कंट्रोलर। सो पीआईडी कंट्रोलर के लिए एरर इज द रिक्वायरमेंट। दैट्स व्हाई पीआईडी कंट्रोलर जो है वो ब्रॉडली एप्लीकेबल है और वास्टली यूज कंट्रोलर है कि ये किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी प्लांट के लिए जो सा वो बड़ा इजीली कंट्रोल एक्शन प्रोवाइड कर सकता है। सो किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए पीआईडी कंट्रोलर में हमें जस्ट जो पीआईडी 3 पैरामीटर्स हैं उनको ट्यून करने की जरूरत है। उनको ट्यून करना है फॉर स्पेसिफिक प्रोसेस के पी, के आई और के डी की वैल्यूज क्या होंगी, एंड उनको अगर हम सही तरीके से ट्यून कर लेते हैं तो तब हम किसी भी प्रोसेस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं। सो अगर हम कंट्रोलर के रिस्पांस की बात करें कि कंट्रोलर का रिस्पांस कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है, सो दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय कंट्रोलर्स रिस्पांसिवनेस टू एन एरर। सो एरर को कैसा रिस्पांस कंट्रोलर का है, मींस कि एरर जो सा वो जल्दी रिमूव कर रहा है या देर से रिमूव कर रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि अगर हम आउटपुट को देखें तो आउटपुट जो है कितनी जल्दी सेट पॉइंट को अचीव कर रही है। मींस कि एरर जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी ही आउटपुट जो सा वो सेट पॉइंट को अचीव कर रही होगी। इन अदर वर्ड्स हम परफॉर्मेंस मेजर में बात करें तो यहाँ पे राइज टाइम की बात हो रही है कि राइज टाइम कितना कम या कितना ज्यादा है, उसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कंट्रोलर का रिस्पॉन्स। उसके अलावा डिग्री टू विच द सिस्टम ओवरशूट्स अ सेट पॉइंट, तो सिस्टम के अंदर जो सा वो ओवरशूट कितना है, ओवर सेट पॉइंट के ऊपर ओवरशूट करता है या नहीं करता, या करता है तो कितना ज्यादा करता है, इसकी बेस के ऊपर भी जो सा वो हम कंट्रोलर के रिस्पांस को क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस बता सकते हैं। एंड अनदर फैक्टर इज डिग्री ऑफ एनी सिस्टम्स ऑसिलेशन। सो ये रिस्पांस जो सा वो
सेट पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है या नहीं ऑसिलेट करता। सो ये चीज़ भी बेसिकली कंट्रोलर के रिस्पॉन्स को या उसके अच्छे डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करती है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम कंट्रोलर के रिस्पॉन्स का उसका परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि अच्छा कंट्रोलर डिज़ाइन हुआ है या उसकी फर्दर ट्यूनिंग की ज़रूरत है। सो पीआईडी कंट्रोलर में ज़रूरी नहीं है कि हम पीआईडी तीनों टर्म्स को लाजमी यूज़ करें हर सिस्टम के लिए। अगर सिस्टम का रिस्पांस किसी एक या दो फैक्टर्स के साथ भी रिक्वायर्ड रिस्पांस आ जाता है तो देन हमें जो सा वो सब टर्म्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इन दैट केस हम जो जो हमें टर्म इसमें से चाहिए वो रखेंगे और बाकी अदर पैरामीटर्स जो हैं उनको हम ज़ीरो कर देंगे। सो कंट्रोल सिस्टम का रिस्पांस कैसा आ रहा है उसकी बेस पे बेसिकली हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें से कौन कौन सी टर्म्स को यूज करना है, तीनों को यूज करना है या कोई एक या कोई दो यूज करनी है। सो इस बेस पे बात करें तो पीआईडी कंट्रोलर जो सा वो पीआई कंट्रोलर भी हो सकता है, पीडी कंट्रोलर भी, या अकेला पी या अकेला आई कंट्रोलर भी हो सकता है। और इन सब केस में जो रिस्पेक्टिव इसके अलावा कंट्रोल एक्शन है वो बाकी जो चीजें हैं इसमें एब्सेंट हो जाएंगी। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीआईडी कंट्रोलर में हम पी कंट्रोलर की बात करते हैं। सो कई केसेस में जो सा वो खाली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से ही सिस्टम का रिस्पांस बेहतर हो जाता है या आई कंट्रोलर से बेहतर होता है। और फर्दर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें पी आई को भी यूज कर दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है, या प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव भी। सो डेरिवेटिव की टर्म्स मोस्टली कम यूज की जाती है बिकॉज डेरिवेटिव इज बेसिकली वेरी सेंसिटिव टू नॉइज। सो मेजरमेंट्स के अंदर कोई भी नॉइज आ जाता है तो उसके केस में जो सा वो जो डेरिवेटिव टर्म है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एंड अगर जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर नॉइज नॉइज क्योंकि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। सो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कोई वैल्यू आउटपुट में इस तरह की आ गई कि रिस्पॉन्स आ रहा था और किसी वजह से ये एक ग्लिच आई बीच में रिस्पॉन्स में, सो इस पॉइंट के ऊपर जो एरर की स्लोप होगी वो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि स्लोप जो सा वो इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो इन दैट केस इस पॉइंट के ऊपर जो है वो कंट्रोल एक्शन जो है वो डेरिवेटिव टर्म की वजह से बहुत हाई जो सा वो कंट्रोल एक्शन जनरेट कर सकता है और सिस्टम अनस्टेबल भी हो सकता है। सो ऐसे सिस्टम्स जिनके अंदर आउटपुट जो है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी आउटपुट है या उसमें नॉइज के हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज के बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है तो वहां पे फिर डेरिवेटिव टर्म को जो है वो अवॉइड किया जाता है क्योंकि उसकी वजह से कंट्रोल एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। सो नॉइज को या हाई फ्रीक्वेंसी को डेरिवेटिव टर्म बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो इसी तरह से अगर हमारे पास लेट से कि ओवर डैम्प्ड सिस्टम हो कि काफी देर गुजर जाने के बाद भी खाली प्रोपोर्शनल गेन की वजह से वो सेट पॉइंट तक आउटपुट को नहीं पहुंचा पा रहा, सो इन दैट केस हमें जो सा वो फिर इंटीग्रल टर्म को भी यूज करना पड़ेगा। सो इंटीग्रल टर्म की एब्सेंस की वजह से हो सकता है कि टारगेट वैल्यू तक पहुंचने के लिए सिस्टम को बहुत ज्यादा टाइम लगे या वो वहां तक पहुंचे ही ना, ओवर डैम्प्ड ही रहे। सो इन ओवर डैम्प्ड केसेस जो सा वो हमें इंटीग्रल टर्म की भी जरूरत पड़ती है। तो पी आई कंट्रोलर्स जो सा वो फेयरली कॉमन है जहां पे जो सा वो हम ओवर डैम्प सिस्टम को भी जो सा वो क्रिटिकली डैम्प कर सकते हैं और जल्दी जो सा वो डिजायर्ड सेट पॉइंट वैल्यू को अचीव कर सकते हैं, राइज टाइम को डिक्रीज कर सकते हैं। सो ये पीआईडी टर्म्स जो सा वो कॉन्टिन्यूस सिस्टम्स के लिए यूज होती हैं। और अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स की बात करें सो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के अंदर हम इसी को प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव की बजाय पीएसडी कहेंगे, पीआईडी की बजाय पीएसडी कहेंगे, विच इज प्रोपोर्शनल समेशन एंड डिफरेंस। सो समेशन और डिफरेंस जो है वो बेसिकली डिस्क्रीट टर्म्स यूज हो रही हैं। समेशन इज फॉर इंटीग्रल एंड डिफरेंस इज फॉर डेरिवेटिव। सो ये पीएसडी टर्म्स या प्रोपोर्शनल समेशन डिफरेंस की टर्म्स हम यूज करते हैं व्हेन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स आर यूज्ड। सो माइक्रो कंट्रोलर्स या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी जब हम कर रहे होंगे तो बेसिकली वो डिजिटल डाटा है या डिस्क्रीट टाइम डाटा है तो इसलिए वहां पे हमें पीएसडी को यूज करना होगा। इन अदर वर्ड्स ये पीआईडी टर्म्स ही हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईडी कंट्रोलर। नेक्स्ट अब हम इसके पीआईडी इंडिविजुअल टर्म्स को डिटेल में देखेंगे कि उनका इफेक्ट क्या है।
पीआईडी कंट्रोलर में प्रोपोर्शनल रिस्पांस या प्रोपोर्शनल आउटपुट जो है वो प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट के पी से कंट्रोल हो रही है, जो कि डायरेक्टली एरर सिग्नल पे ऑपरेट कर रहा है। सो अगर प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट के पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई सेट कर दी जाए तो स्मॉल चेंज इन एरर कैन जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शनल आउटपुट, जिसकी वजह से जो है आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है और सिस्टम जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो पर्पल कर्व में हमने के को 1.6 लिया है इन कंपैरिजन टू ग्रीन कर्व जहाँ पे के 1.1 के इक्वल है। सो जैसे ही गेन कांस्टेंट के पी को हमने इंक्रीज किया है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्रीन टर्म जो है वो ऑलमोस्ट जो सा क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस शो कर रही है, बट वन गेन कांस्टेंट इज इंक्रीज सो ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम हो गया और इसमें हमने देखा कि ओवरशूट भी आ गया और ऑसिलेशंस भी आना शुरू होगी जो कि के इज इक्वल टू 1.1 गेन कांस्टेंट के ऊपर नहीं थी। सो इसी तरह से अगर हम फर्दर गेन कांस्टेंट को मजीद ऐड करते जाएंगे प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट को, तो ये ओवरशूट को इंक्रीज करेगा और सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, इसमें ऑसिलेशंस भी ज्यादा होती जाएंगी। और अगर इसी के पी गेन कांस्टेंट को बहुत स्मॉल रख दिया जाए तो उस केस में बहुत बड़ा लार्ज एरर जो है वो भी आउटपुट इतनी इनफ जनरेट नहीं कर सकेगा कि सिस्टम का रिस्पांस रिक्वायर्ड रिस्पांस तक जल्दी पहुंच सके। सो इन दैट केस जो सिस्टम का रिस्पांस है वो बहुत लेस रिस्पॉन्सिव हो जाएगा और कंट्रोलर जो है वो बहुत लेस सेंसिटिव कंट्रोलर होगा, सिस्टम जो है वो ओवर डैम्प्ड की तरह बिहेव करेगा। और अगर हमने प्रोपोर्शन गेन बहुत ही ज़्यादा कम रख दिया तो इन दैट केस के ये भी पॉसिबिलिटी है कि कंट्रोल एक्शन इतना कम हो जाए कि जो सिस्टम डिस्टर्बेंसेस हैं उनको ये फीडबैक कंट्रोलर जो है वो ओवरकम ना कर सके। सो इस चीज़ को भी जो सा वो देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्मॉल भी कंट्रोल एक्शन को नहीं किया जा सकता बाय चूजिंग प्रोपोर्शन गेन वेरी लो। सो यहाँ पे हम एक कंपैरिजन अब इसका भी देख सकते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि रेड कर्व के अंदर के इज इक्वल टू 0.5 है। सो जैसे जैसे हम जो सा वो गेन कांस्टेंट को प्रोपोर्शन गेन कांस्टेंट को कम करते जा रहे हैं तो सिस्टम का जो रिस्पांस है वो क्रिटिकली डैम्ड से ओवर डैम्ड की तरफ आ गया है। सो ग्रीन के अंदर ये क्रिटिकली डैम्ड था और जैसे ही गेन कांस्टेंट के पी कम हुआ है तो ये ओवर डैम्ड होता जा रहा है और फर्दर अगर हम इसको और रिड्यूस करेंगे तो ये ज़्यादा ओवर डैम्प हो जाएगा और सिस्टम का रिस्पांस जो सा वो फास्ट नहीं रहेगा, इसका राइज टाइम भी बढ़ जाएगा। सो इसलिए जो है वो के पी गेन कांस्टेंट को ना बहुत ज़्यादा कम रख सकते हैं ना बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हैं। सो इसकी एक ऑप्टिमम एडिक्वेट वैल्यू जो है वो चूज करना बहुत ज़रूरी है। सो उसी के ऊपर जो है वो सिस्टम अच्छा रिस्पांस देगा। सो वो हमें नॉर्मली ऐसी चूज करनी है जिसपे क्रिटिकल रिस्पांस जो है वो सिस्टम का आता रहे, क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस शो हो रहा हो। कुछ हाईली ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स के केसेस में के पी को फर्दर इंक्रीज करना जो है वो फायदेमंद साबित नहीं होता और स्टिल स्टेडी स्टेट एरर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता सिस्टम में, वो खत्म नहीं हो रहा होता। इंटीग्रल टर्म का मतलब है इंटीग्रल इज द समेशन ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस एरर ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड। एक सर्टेन टाइम पीरियड में ये जो इंस्टेंटेनियस एरर जमा होता जा रहा है, इस सब को हम सम करें और उसके अगेंस्ट जो अकामुलेटेड ऑफसेट है वो हम एक ही दफ़ा अप्लाई करें। तो बेसिकली ये जो एरर जो कि पहले ही रिजॉल्व हो जाना चाहिए था तो अकामुलेटेड ऑफसेट अप्लाई करने पे इसको हम करेक्ट करेंगे। सो दिस दिस अकोमुलेटेड ऑफसेट अप्लाई करने के केस में ये रिस्पांस जो है वो ज़्यादा जल्दी राइज कर सकता है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंटीग्रल टर्म। So this integral term is then multiplied by ki integral gain. इंटीग्रल गेन ये डिफाइन करता है कि हमने इस कॉमुलेटेड एरर का या इंटीग्रल ऑफ एरर का कितना फैक्टर जो है वो सिस्टम की कंट्रोलर की आउटपुट के अंदर लेना है, कंट्रोल एक्शन के अंदर जनरेट करना है। सो दिस विल डिफाइन के आई विल डिफाइन द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट या रोल या इफेक्ट ऑफ this accumulated error in the controller output. इंटीग्रल टर्म बेसिकली सिस्टम के रिस्पांस को एक्सलरेट करेगी
टुवर्ड्स द सेट पॉइंट। सो जिसकी वजह से कोई भी अगर रिमेनिंग स्टेडी स्टेट एरर है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। जैसा कि पे और प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के केस में अभी हमने देखा है कि ओवर डैम्प्ड सिस्टम के केस में स्टेडी स्टेट एरर रह रहा था। सो ड्यू टू दिस रिमेनिंग इफेक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ये रेजिडुअल स्टेडी स्टेट एरर्स खत्म हो जाएंगे बाय इनकॉर्पोरेटिंग दिस इंटीग्रल टर्म। सो जैसा कि हमने देखा कि इंटीग्रल टर्म अकोमुलेटेड एरर्स ऑफ द पास्ट को इनकॉर्पोरेट करती है। तो अगर हमने इंटीग्रल गेन अगर सही सेट नहीं किया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटपुट जो है वो सेट पॉइंट को ओवरशूट भी कर सकती है बेस्ड अपॉन रॉन्ग वैल्यू ऑफ के आई। सो अगर इंटीग्रल गेन के आई की वैल्यू बहुत स्मॉल है, सो देन सिस्टम में बिहेव एज एन ओवर डैम्प्ड सिस्टम। सो इस केस में हम देख रहे हैं कि स्टेडी स्टेट एरर जो है वो इसमें रह जाएगा काफी देर तक। सो के आई की वैल्यू को एक सर्टेन लेवल तक अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सिस्टम जो है वो क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाएगा, और जो रेजिडुअल स्टेडी स्टेट एरर है वो हम देखेंगे वो बड़ी जल्दी स्टेडी स्टेट एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जबकि के आई की वैल्यू को एक सर्टेन लेवल से ज्यादा इंक्रीज करने पे सिस्टम में ओवरशूट भी आएगा और ऑसिलेटरी टर्म्स भी आएंगी। सिस्टम जो है वो ज्यादा के आई के साथ अनस्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। सो ना ज्यादा कम रख सकते हैं ना ज्यादा ज्यादा रख सकते हैं के आई को। सो इसको भी एक सर्टेन ऑप्टिमल लेवल पे होना जरूरी है, उस पॉइंट पे जहां पे स्टेडी स्टेट एरर ऑलमोस्ट खत्म हो जाए और सिस्टम के अंदर ज्यादा ओवरशूट भी ना आए। सो पीआईडी कंट्रोलर के अंदर डेरिवेटिव टर्म जो है वो बेसिकली उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ एरर सिग्नल। सो जब हम स्लोप ऑफ एरर सिग्नल लेके ये डेरिवेटिव टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं तो बेसिकली ये डेरिवेटिव टर्म अब ओवरऑल कंट्रोल एक्शन में कितना रोल प्ले करेगी। सो दैट रोल इज कंट्रोल्ड बाय डेरिवेटिव गेन के डी। सो के डी विल डिफाइन के ये डेरिवेटिव जो है वो फाइनल कंट्रोल एक्शन के अंदर कितना डेरिवेटिव आउटपुट देगा या कितना डेरिवेटिव आउटपुट रिस्पॉन्स शो करेगा। So the derivative term is giving us the future value of systems behavior. So future value of error क्या हो सकती है उसकी prediction आ रही है, और इसकी बेस पे जो सा वो हम डेरिवेटिव के थ्रू जो है वो सिस्टम का सेटलिंग टाइम इंप्रूव कर सकते हैं। मींस के सेटलिंग टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है और सिस्टम की स्टेबिलिटी को फिर इंक्रीज कर रहे होंगे। सो जैसे जैसे बेसिकली सेटलिंग टाइम रिड्यूस होता है तो दैट मीन्स के सिस्टम का जो ओवरशूट है वो कम हो रहा है। ओवरशूट कम होने का मतलब है कि सिस्टम की जो ऑसिलेशंस हैं वो रिड्यूस हो रही हैं, एंड दैट मीन्स के सिस्टम जो है वो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो आइडियल डेरिवेटिव हम सिस्टम के अंदर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जिस तरह हमने बात की थी कि नॉइज या हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स होने की वजह से जो डेरिवेटिव टर्म है ये सिस्टम को ब्लो अप कर सकती है। सो जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉइज आता है, कोई ग्लिच आती है, तो इस पॉइंट पे हमने देखा कि स्लोप जो है वो इनफाइनाइट हो जाती है। सो स्लोप इनफाइनाइट होने का मतलब है कि डेरिवेटिव टर्म की वजह से जो पीआईडी की आउटपुट है वो बहुत ज्यादा राइज कर जाएगी, सिस्टम ब्लो अप हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग आइडियल डेरिवेटिव हम बेसिकली जो है वो डेरिवेटिव कंट्रोलर को, डेरिवेटिव टर्म को है वो लो पास फिल्टरिंग के थ्रू यूज कर रहे होते हैं। सो लो पास फिल्टरिंग में हम बेसिकली जो हायर फ्रिक्वेंसी गेन्स हैं या हायर फ्रिक्वेंसी नॉइज है उसको हम फिल्टर आउट कर देते हैं, उसको लिमिट कर देते हैं, और सिर्फ स्लोली चेंजिंग जो कंपोनेंट्स हैं या लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनको हम रखते हैं। सो लो पास फिल्टर के थ्रू हम जो सा वो ऐसे चेंजेस को, ऐसे सिग्नल्स को अलाउ करेंगे जो कि अब्रप्टली एकदम चेंज नहीं हो रहे। सो आइडियल जो डेरिवेटिव है वो एप्लीकेबल नहीं है, जबकि डेरिवेटिव टर्म जब भी हमें यूज करनी है तो उसके साथ लो फिल्टरिंग, लो पास फिल्टरिंग को इंक्लूड करना जरूरी होता है फॉर अ रियल लाइफ सिस्टम। सो ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ डेरिवेटिव, सो रियल लाइफ के अंदर जो है वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर सिस्टम की स्टेबिलिटी खराब होने की वजह से, इस वेरिएबल इम्पैक्ट की वजह से डेरिवेटिव एक्शन को कम यूज किया जाता है इन प्रैक्टिस।
सो ज़्यादातर जो सा वो कंट्रोलर्स में पीआईडी कंट्रोलर्स में डेरिवेटिव कम होगा और पीआई कंट्रोलर्स के थ्रू ही ज़्यादा वर्किंग चल रही होती है। सो के डी की वैल्यू अगर डेरिवेटिव गेन की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल थी, फॉर एग्जांपल 0.5, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रेड सिग्नल के अंदर ओवरशूट भी है और ऑसिलेशंस भी हैं। सो बेसिकली इसके अंदर जो है वो सेटलिंग टाइम देर से अचीव हो रहा है। इसी तरह से अगर हम के डी को इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने के डी को 1 किया है, ग्रीन सिग्नल में हम देखें तो ओवरशूट की वैल्यू भी थोड़ी कम हुई है और सेटलिंग टाइम भी जो सा वो जल्दी अचीव हो गया है एज कम्पेयर टू लेसर के डी। और ऐसे ही जब हम के डी को फर्दर इंक्रीज करते जाएंगे, के डी जैसे जैसे ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा तो उसके अंदर जो है वो ओवरशूट कम होता जाएगा, लेकिन सेटलिंग टाइम जो है वो फिर ज़्यादा जो सा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। के डी की वैल्यू जो है उसको भी ऑप्टिमल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा स्मॉल के डी जो सा वो ज़्यादातर सिस्टम के अंदर ओवरशूट और ऑसिलेशंस को रहने देगा, और बहुत ज़्यादा अगर के डी हम बढ़ा देंगे तो वो बेसिकली सेटलिंग टाइम भी इंक्रीज कर देगा सिस्टम का। एडिक्वेट वैल्यू ऑफ के डी इज नेसेसरी टू गेट a stable system with very less settling time, और उसी के साथ साथ लेस ओवरशूट भी होगा सिस्टम में। ये बेसिकली के डी वैल्यू को, के डी टर्म को भी जो सा वो प्रोपोर्शनल गेन को सेट करना बहुत ज़रूरी है टू अचीव अ परफेक्ट कंट्रोल इन अ पीआईडी कंट्रोलर। अगर हम लूप ट्यूनिंग की बात करें तो ट्यूनिंग अ कंट्रोल लूप मींस एडजस्टिंग द कंट्रोल पैरामीटर्स ऑफ पीआईडी। सो के पी, के आई और के डी इन गेन कांस्टेंट्स को जो है वो बेसिकली ऑप्टिमम वैल्यू पे हमने सेट करना है टू अचीव द डिजायर्ड कंट्रोल रिस्पांस। दिस एडजस्टमेंट ऑफ दीज पीआईडी टर्म्स इज बेसिकली कॉल्ड ट्यूनिंग अ कंट्रोल लूप। पीआईडी कंट्रोलर की ट्यूनिंग करना एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, इवन दो बेशक इसमें 3 पैरामीटर्स हैं जो कि प्रिंसिपली बड़ा इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, लेकिन पीआईडी कंट्रोल की लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए इन ट्यूनिंग के लिए, इन सारे फैक्टर्स के लिए एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। दैट्स व्हाई पीआईडी ट्यूनिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अगर हम केयरफुली ट्यूनिंग करें तो पीआईडी कंट्रोलर्स की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, जबकि पुअर ट्यूनिंग के साथ जो है वो परफॉर्मेंस हाईली अनएक्सेप्टेबल हो सकती है। यूजुअली जब हम इनिशियल डिज़ाइंस करते हैं किसी भी सिस्टम के, तो तब पीआईडी की जो हम वैल्यूज़ लेंगे, उनको बेसिकली हम कंप्यूटर सिमुलेशंस के थ्रू सेट करते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशंस के थ्रू हम जो सा वो एक रफ एस्टिमेट्स ऑफ दीज इनिशियल वैल्यूज ऑफ पीआईडी सेट कर लेंगे until the control loop system, closed loop system performs as desired. सिमुलेशंस के अंदर ही हम क्लोज लूप सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखते हुए पीआईडी की रफ वैल्यूज को एस्टिमेट कर सकते हैं, एंड फर्दर रियल टाइम सिस्टम के ऊपर जो है वो पीआईडी की वैल्यूज को फर्दर बेटर ट्यून किया जा सकता है। जैसा कि हमें पता है कि रियल लाइफ के अंदर हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ नॉन लिनियरिटी जरूर इन्वॉल्व होती है। जो भी पीआईडी पैरामीटर्स हमने सेट किए हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सली हर कंडीशन के अंदर, हर स्टेट के अंदर उस सिस्टम की वो बेस्ट रिस्पांस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर पीआईडी पैरामीटर्स हमने फुल लोड कंडीशंस के लिए डेवलप किए हैं, तो जरूरी नहीं है कि जब नो लोड से सिस्टम स्टार्ट हो रहा हो तो तब भी वही पीआईडी वैल्यूज बेहतर रिस्पांस, आउटपुट रिस्पांस जनरेट करें। दिस प्रॉब्लम कैन बी करेक्टेड बाय गेन शेड्यूलिंग। गेन शेड्यूलिंग का प्रोसेस ये है कि हम बेसिकली उस प्रोसेस के लिए, सिस्टम के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग रीजन्स। दैट मीन्स के फुल लोड कंडीशंस में कुछ और पीआईडी गेन्स यूज होंगे, जबकि व्हेन सिस्टम इज स्टार्टिंग अप फ्रॉम नो लोड तो तब कुछ और पीआईडी पैरामीटर्स यूज हो रहे होंगे, और इसी तरह से अगर सिस्टम स्टॉप हो रहा है तो देन मे बी हम डिफरेंट पीआईडी पैरामीटर्स यूज कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड गेन शेड्यूलिंग। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में नॉन लिनियरिटीज को हैंडल करने के लिए हमें ये गेन शेड्यूलिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम डिफरेंट ऑपरेटिंग रीजन्स के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज कर रहे होते हैं। पीआईडी लूप को ट्यून करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं।
सो मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच यही है कि हम सिस्टम का कोई प्रोसेस मॉडल डेवलप करें और उस प्रोसेस मॉडल के डायनामिक्स को देखते हुए, डायनामिकल पैरामीटर्स को देखते हुए हम पीआईडी वैल्यूज को चूज करें. So manual tuning methods can relatively be time consuming. So particularly उन systems की बात करें जिनके long loop times हैं. For example heating systems की बात करें तो heating systems के केस में कोई भी कंट्रोल एक्शन अगर अप्लाई होता है तो हमें बहुत जल्दी जो सा वो आउटपुट के ऊपर चेंज नजर नहीं आती. सो उसमें लूप टाइम्स टेंस ऑफ मिनट्स का भी हो सकता है. सो जिन सिस्टम्स के अंदर लॉन्ग लूप टाइम्स है तो वहां पे जो मैनुअल ट्यूनिंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो दैट इज वेरी टाइम टेकिंग, वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो लूप ट्यूनिंग मेथड को चूज करने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि जो कंट्रोल लूप है उसको हम ऑफलाइन ले सकते हैं, मींस के हम उसको कंप्यूटर सिमुलेशंस के थ्रू रन कर सकते हैं, तो वहां पे हम उसकी ट्यूनिंग करें. और इसी तरह से हमें सिस्टम का रिस्पांस टाइम भी पता होना जरूरी है. अगर लॉन्गर टाइम रिस्पॉन्सेज हैं तो टाइम रिस्पांस टाइम है तो बेसिकली ट्यूनिंग मेथड डिफरेंट यूज होगा, और अगर स्मॉल रिस्पांस टाइम है तो हम डिफरेंट ट्यूनिंग मेथड को यूज करेंगे. तो ये दो फैक्टर्स जो हैं वो सिस्टम की ऑफलाइन अवेलेबिलिटी और उसके रिस्पांस टाइम का पता होना, इनकी बेस पे हम जो सा वो लूप ट्यूनिंग मेथड को यूज करेंगे. सो अगर हम किसी भी सिस्टम को ऑफलाइन ले सकते हैं तो बेस्ट ट्यूनिंग मेथड इज बेसिकली मोस्टली बेस्ड अपॉन हिट एंड ट्रायल. सो हम जो सा वो एस्टिमेट कर सकते हैं, मींस कि हमने एक पीआईडी पैरामीटर सेट किए तो हम फिर सिस्टम को जो सा वो उसकी इनपुट में स्टेप चेंज अगर देते हैं तो देन हम उसकी आउटपुट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑब्जर्व करें और उसके उस रिस्पांस को हम यूज करते हुए जो है वो कंट्रोल पैरामीटर्स को डिटरमिन कर सकते हैं. सो जिस तरह हमने के डी के आई और के पी के अंदर देखा है कि किस तरह से आउटपुट रिस्पांस को होना चाहिए, सो ऑफलाइन मेथड के अंदर जो सा वो हम फिर डिफरेंट स्टेप चेंज के ऊपर जो है वो आउटपुट का रिस्पांस देखते हुए कंट्रोल पैरामीटर्स को ट्यून कर सकते हैं या उनको एडजस्ट कर सकते हैं. सो अगर सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि वो ऑनलाइन रहे तो एक ट्यूनिंग मेथड जो है वो मैनुअल ट्यूनिंग हो सकती है. सो फॉर इन मैनुअल ट्यूनिंग सबसे पहले हम जो सा वो के आई और के डी की वैल्यू को 0 सेट कर देंगे एंड देन वी विल स्टार्ट वेरिंग के पी. सो अगर जनरली के पी को हम इज इक्वल टू 1 रखें सो दिस इज द आउटपुट सिस्टम विच इज हाईली ओवरडैम्प्ड, और इस केस में हम देख रहे हैं कि स्टेडी स्टेट एरर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. So to remove this steady state error, we will start increasing Kp. So जैसे जैसे Kp की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर भी रिस्पांस का कम होना शुरू होगा, लेकिन इसके साथ साथ इसमें ऑसिलेशंस भी आना शुरू हो जाएंगी. So we will increase the Kp until output of the loop starts to oscillate. So ये जो आउटपुट है ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे, इसमें ऑसिलेशंस आनी शुरू हो जाएं. सो जिस पॉइंट के ऊपर, जिस वैल्यू ऑफ के पी के लिए इस आउटपुट रिस्पांस में ऑसिलेशंस आना शुरू होंगी तो उस के पी की हाफ अगर हम वैल्यू ले लें सो दैट हाफ वैल्यू विल बी सेट एज फाइनल के पी. ओके, so that half of that value, the final kp value will give us the quarter amplitude decay type response. So for example अगर यहाँ पे देखें तो अगर मैं इस रिस्पांस की स्टेडी स्टेट वैल्यू को प्लॉट करता हूं तो यहाँ पे देखा जाए तो इस स्टेडी स्टेट वैल्यू के हिसाब से फर्स्ट जो पीक है इसका जो ओवरशूट है दैट इज इफ इट इज कॉल्ड ए, और इसी तरह से इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेक्टिव सेकेंड ओवरशूट आ रहा है सो दैट मैग्नीट्यूड इज टर्म्ड एज बी. सो यहाँ पे अगर मैं बी ओवर ए की रेशो डिफाइन करूं सो दैट शुड बी 1/4 और क्वार्टर, मींस के 0.25. सो हर आने वाली कंसेक्टिव जो ओवरशूट है वो पिछली ओवरशूट का जो है वो 1/4 पार्ट होगा. सो देन वी कैन से दैट कि ये क्वार्टर एम्पलीट्यूड डिके है. ओके, सो 0.25 की डैम्पिंग रेशो हम कह सकते हैं या 0.25 का डिके रेशो जो है वो बेसिकली होना चाहिए फॉर क्वार्टर एम्पलीट्यूड डिके या क्वार्टर एम्पलीट्यूड डैम्पिंग. सो के पी की वैल्यू सेट करने के बाद हम देख रहे हैं कि पहले जो सिस्टम हाईली ओवरडैम्प था अब वो काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है, इसका रिस्पांस भी बेहतर हुआ है, लेकिन स्टिल इसमें कोई ना कोई स्टेडी स्टेट एरर अभी तक बाकी है. और अगर हम इससे ज़्यादा के पी इंक्रीज करते हैं तो
ऑसिलेशंस ज़्यादा शुरू होगी। सो दिस इज़ द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ केपी। और इस स्टेडी स्टेट एरर को ख़त्म करने के लिए हम फर्दर नेक्स्ट अगले स्टेप पे जाएंगे मैनुअल ट्यूनिंग के। So after setting the KP gain, we will start by varying KI. सो के आई गेन को हम इंक्रीज करना शुरू करेंगे कि अंटिल कोई भी रिमेनिंग ऑफसेट या स्टेडी स्टेट एरर जो है वो टोटली एलिमिनेट हो जाए इन अ सफिशिएंट टाइम ऑफ द प्रोसेस। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो है वो ऑलमोस्ट जो स्टेडी स्टेट एरर है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, और जो ऑसिलेशंस है इनके बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है वो स्टेप रिस्पॉन्स आ गया। मींस कि जब भी ये सेटल करेगा रिस्पॉन्स तो बेसिकली द एरर विल बी जीरो। However, too much KI will cause instability. So जिस तरह से आपने देखा है कि पहले इस सिस्टम के अंदर ऑसिलेशंस कम थी, जब KI जीरो था तो ऑसिलेशंस कम थी। सो जैसे जैसे हमने KI इंक्रीज किया है तो स्टेडी स्टेट एरर भी खत्म हुआ, लेकिन साथ ही साथ जो सा वो ऑसिलेशंस का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो गया। तो अगर हम KI को बहुत ज्यादा सेट कर देंगे तो ये बेसिकली सिस्टम को अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, और सिस्टम जो सा वो डिग्रेड हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी विल केयरफुली चूज के आई वैल्यू के जहां के ऊपर जो सा वो एक सफिशिएंट टाइम के अंदर स्टेडी स्टेट एरर जो है वो खत्म हो जाए। सो उस पॉइंट के ऊपर हम के आई की वैल्यू को फिक्स कर देंगे। सो के पी और के आई गेन्स को सेट करने के बाद अब हम के डी को सेट करेंगे और के डी को इंक्रीज करना शुरू करेंगे। सो अगर के पी और के आई सेट करने से हमें डिजायर्ड परफॉर्मेंस मिल जाती है तो देन के डी को जो सा वो इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। अगर रिक्वायर्ड है तो तब हम के डी को इंक्रीज करना शुरू करेंगे। सो के डी को हम इतना इंक्रीज करेंगे कि अगर हम और सिस्टम के आउटपुट के ऊपर कोई लोड को डिस्टर्ब करते हैं, लोड में कोई डिस्टर्बेंस देते हैं, सो लोड की वो डिस्टर्बेंस अगर क्विकली सिस्टम जो है वो ओवरकम कर लेता है और उसके रिस्पॉन्स जो सा वो जो रेफरेंस रिस्पॉन्स है वो क्विकली अचीव हो जाता है, तो देन हम जो सा उस पॉइंट के ऊपर के डी की वैल्यू को फिक्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे जो सा वो राइज टाइम जो है वो काफी रिड्यूस हुआ है, तो सेट पॉइंट के ऊपर जो है वो बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स पहुंच रहा है, और इसमें जो सा वो अब ऑसिलेशंस भी खत्म हो गई हैं। सो ये के डी की जो है वो ऑप्टिमम वैल्यू है, और इस वैल्यू के ऊपर हम अब के डी को फिक्स कर देंगे। हाउएवर अगर हम के डी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो excessive increase of KD will basically start the system's response to become overshoot. So ज़्यादा KD इंक्रीज करने से सिस्टम में ओवरशूट भी इंक्लूड हो सकता है। सो ये ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ KD होगी। सो दैट्स हाउ वी विल बेसिकली डू मैनुअल ट्यूनिंग फॉर PID टर्म्स, ताकि हम सिस्टम के रिस्पॉन्स को जो सा वो एग्जैक्ट डिजायर्ड रिस्पॉन्स बना सकें। सो सिस्टम को के रिस्पॉन्स को फास्ट भी होना चाहिए कि क्विकली ये सेट पॉइंट को अचीव कर रहा हो, इसमें ऑसिलेशंस भी कम हो और सेटल भी जल्दी हो रहा हो, और स्टेडी स्टेट एरर भी ना हो। सो ये सारे फैक्टर्स जो सा वो हम देखते हैं एक परफेक्ट पीआईडी कंट्रोल्ड लूप के अंदर आफ्टर दिस मैनुअल ट्यूनिंग। सो यहाँ पे आप अब मैनुअल ट्यूनिंग पैरामीटर्स को जो सा वो इंडिविजुअली चेंज होता हुआ रियल लाइफ में रियल टाइम में देख सकते हैं। सो फर्स्ट हमने केपी को इंक्रीज किया। सो केपी इंक्रीज होने से स्टेडी स्टेट एरर रिड्यूस हुआ लेकिन ऑसिलेशंस भी आई। देन के आई को इंक्रीज करने से फर्दर जितना रिमेनिंग स्टेडी स्टेट एरर था वो भी खत्म हो गया, और के डी से जो सा वो सिस्टम का रिस्पॉन्स भी क्विक हुआ और स्टेडी स्टेट एरर भी खत्म हो गया। सो अगर हम पीआईडी लूप की फास्ट ट्यूनिंग करना चाह रहे हो तो उसके केस में जो सा वो सिस्टम हो सकता है कि सेट पॉइंट से थोड़ा स्लाइडली ओवरशूट करे टू रीच द सेट इनपुट मोर क्विकली। सो इस इनिशियल ओवरशूट की वजह से जो है वो सिस्टम का रिस्पॉन्स जल्दी सेट पॉइंट पे पहुंचेगा, और थोड़ा सा ओवरशूट जो है वो मे बी सिस्टम के लिए एक्सेप्टेबल हो। वो बेसिकली सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ताकि स्टेडी जो राइज टाइम है वो काफी रिड्यूस हो जाए। हाउएवर कुछ इतने डेलिकेट सिस्टम्स होते हैं जो कि ओवरशूट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं कि बहुत सेंसिटिव अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हों
तो वहां पे जो है वो बेसिकली थोड़ा सा भी ओवरशूट वैल्यू जो है वो बेसिकली सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो इन दैट केस हमें जो सा वो एक ओवर डैम्प्ड क्लोज लूप सिस्टम ही रिक्वायर्ड होता है। और ओवर डैम्प्ड, अगर थोड़ा सा ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए हमें जो सा वो के पी की वैल्यू को सिग्निफिकेंटली लोअर सेट करना पड़ेगा। सो के पी की वैल्यू को हम जो सा वो जो हमने ऑलरेडी के पी की वैल्यू सेट की थी जो कि ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस कर रही है, सो उसका हाफ हमने रखा था केपी को। लेकिन अब हम उस केपी से भी उसके हाफ से भी कम वैल्यू जो सा वो केपी की सेट करेंगे टू गेट द ओवर डैम्प्ड closed loop system for highly sensitive systems which cannot afford the overshoot. Now we will see the effect of changing the tuning parameters. So अगर हम इन KP, KI और KD ट्यूनिंग पैरामीटर्स को इंडिपेंडेंटली इंक्रीज करते हैं तो तब इसका क्या इफेक्ट आता है अपॉन systems response performance measures like rise time, overshoot, settling time, steady state error and stability. So इन सब चीजों के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम KP की बात करें तो KP को इंक्रीज करने से राइज टाइम जो है वो डिक्रीज कर रहा है और ओवरशूट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने केपी को 1 से लेकर केपी को 5 तक जो सा वो इंक्रीज किया है। सो जब केपी इज इक्वल टू 1 था तो तब जो है वो 90% ऑफ द रिस्पॉन्स वैल्यू पहुंचने के लिए काफी ज्यादा टाइम जो है वो ले रहा था, राइज टाइम ज्यादा था। लेकिन जैसे ही केपी इंक्रीज हुआ तो अब जो रिस्पॉन्स इसका राइज टाइम है वो भी काफी रिड्यूस हो गया है। और इसी तरह से ओवरशूट की बात करें तो पहले ओवरशूट जो है वो कम था, लेकिन जैसे ही केपी इंक्रीज हुआ है तो अब इसके अंदर ओवरशूट जो है वो काफी ज्यादा हो चुका हुआ है। सो सेटलिंग जहां पे राइज टाइम डिक्रीज कर रहा है तो वहीं पे जो सा ओवरशूट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो इस तरह से अगर हम सिस्टम के सेटलिंग टाइम की बात करें और स्टेडी स्टेट एरर की, तो सेटलिंग टाइम जो है उसमें स्मॉल चेंज आई है जबकि स्टेडी स्टेट एरर जो है वो डिक्रीज हुआ है। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले ही ये रिस्पांस जो है वो जल्दी सेटल डाउन कर रहा था, इसमें ऑसिलेशंस कम थी। तो अब जब हमने के पी को इंक्रीज किया है तो तब इसमें ऑसिलेशन ज्यादा हुई है तो सेटलिंग टाइम इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा जो सा वो इफेक्ट नहीं आया। देर इज अ इंक्रीज इन सेटलिंग टाइम बट दैट इज अ स्मॉल इंक्रीज। और इसी तरह से अगर हम स्टेडी स्टेट एरर की बात करें तो पहले जो सा वो बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेडी स्टेट एरर था और अब स्टेडी स्टेट एरर काफी ज्यादा डिक्रीज कर चुका है, काफी रिड्यूस हो चुका हुआ है। सो राइज इन केपी के अगेंस्ट अगर हम बात करें सिस्टम की स्टेबिलिटी पे तो ओवरऑल सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो डीग्रेड हो रही है। सो स्टेबिलिटी डिग्रेडेशन का हम अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि पहले जब केपी की वैल्यू कम थी तो तब जो है वो सिस्टम के अंदर ऑसिलेशन ज्यादा नहीं थी। ऑसिलेशन ज्यादा नहीं थी तो मींस कि इसकी डैम्पिंग रेशो जो है वो बहुत कम थी। और जैसे ही हमने केपी इंक्रीज किया तो इसमें ऑसिलेशन ज्यादा हो गया। सो ऑसिलेशन ज्यादा होने का मतलब है कि अब जो सिस्टम है वो ज्यादा अंडर डैम्प्ड है, मींस के इमेजिनरी एक्सिस की तरफ रूट्स जो सा वो ज्यादा मूव किए हैं। सो ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जो है वो सिस्टम ज्यादा मूव किया है बाय इंक्रीजिंग द केपी। सो स्टेबिलिटी जो है वो एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, स्टेबिलिटी जो है वो डिग्रेड हुई है या डिक्रीज की गई है। इसी तरह से अगर हम के आई को इंक्रीज करने का इफेक्ट देखें तो के आई को इंक्रीज करने से राइज टाइम जो है वो डिक्रीज कर रहा है और ओवरशूट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो इस फैक्टर्स को अब हम देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि के आई के जब लेसर था, जीरो था, तो तब जो है वो सिस्टम का जो राइज टाइम है वो बेसिकली ज्यादा वैल्यू दे रहा था। जबकि हमने के आई को इंक्रीज किया है तो इसका राइज टाइम फर्दर जो है वो डिक्रीज हुआ है। सो स्मॉलर राइज टाइम हो गया है, अब जल्दी जो सा रिस्पॉन्स राइज कर रहा है और साथ ही साथ ओवरशूट जो है वो इंक्रीज कर गया। सो आप देख सकते हैं कि पहले जो सा वो ओवरशूट काफी कम था, अब ओवरशूट की वैल्यू जो सा वो काफी ज्यादा है। सो जैसे जैसे हम के आई को इंक्रीज करेंगे हमारे पास जो है वो राइज टाइम डिक्रीज हो रहा है लेकिन ओवरशूट भी जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। इसी तरह से अगर हम सेटलिंग टाइम की और स्टेडी स्टेट एरर की बात करें तो सेटलिंग टाइम इंक्रीज होगा के आई को इंक्रीज करने से और स्टेडी स्टेट एरर एलिमिनेट हो जाएगा या वो जीरो हो जाएगा।
सो पहले रिस्पांस जो है वो बेसिकली इस पॉइंट पर आकर सेटल हो रहा था। सो ये हमारे पास एक सर्टेन टाइम आ रहा था, लेकिन अब जैसे ही हमने के आई को इंक्रीज किया है तो अभी ऑसिलेशंस चलती जा रही हैं। सो मींस कि अब सेटलिंग टाइम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। सो ओवरऑल सेटलिंग टाइम जो है वो इंक्रीज कर गया है के आई को इंक्रीज करने से। लेकिन जहां पे हमने बात की कि स्टेडी स्टेट एरर पहले था, तो अब वो स्टेडी स्टेट एरर जो है वो एलिमिनेट हो चुका हुआ है, क्योंकि सेट पॉइंट वैल्यू जो है वो रिस्पॉन्स के बिल्कुल सेंटर में आ गई है। सो एक जब भी ये रिस्पॉन्स सेटल डाउन होगा तो जो स्टेडी स्टेट एरर है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो चुका होगा के आई इंक्रीज करने से। सो अब अगर हम के आई को इंक्रीज करने पे स्टेबिलिटी की बात करें तो इस केस में भी स्टेबिलिटी जो सा वो फर्दर डिग्रेड होगी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब के आई जीरो था तो तब जो सा इसमें ऑसिलेशंस कम थी। सो जैसे ही हमने के आई को इंक्रीज करना शुरू किया है, सो उसके साथ साथ ये ऑसिलेशंस का मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ गया है, ओवरशूट बढ़ गया है। सो ऑसिलेशंस इंक्रीज होने का मतलब है कि अब इसके जो पोल्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस के ज्यादा करीब जाते जा रहे हैं। इसकी डैम्पिंग रेशो जो है वो जीरो के करीब होती जा रही है। सो जैसे जैसे डैम्पिंग रेशो कम हो रही है वो तो सिस्टम अनस्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा जा रहा है, और जैसे जैसे जो सा वो डैम्पिंग रेशो 1 के करीब होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो सिस्टम जो है वो क्रिटिकली डैम्प्ड की तरफ आता जाएगा। सो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम इज अ मोर स्टेबल सिस्टम, वाइल अंडर डैम्प्ड सिस्टम नियर इमेजिनरी एक्सिस या जीरो के करीब तरीन अगर उसकी डैम्पिंग रेशो आ रही हो तो तब सिस्टम जो सा वो ज्यादा अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। सो स्टेबिलिटी जो है वो डिग्रेड हो रही है बाय इंक्रीजिंग के आई ड्यू टू इंक्रीज इन दीज ऑसिलेशंस, और इसकी वजह से डैम्पिंग रेशो जो है वो भी डिक्रीज हुई है। सो डिक्रीज इन डैम्पिंग रेशो की वजह से हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, सिस्टम जो सा वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। सो अब अगर हम के डी पैरामीटर गेन को अगर इंक्रीज करने का इफेक्ट देखें रिस्पांस परफॉर्मेंस मेजर्स पे, तो राइज टाइम जो होगा उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज जो सा वो नहीं आ रही, जबकि ओवरशूट जो है वो उसमें काफ़ी डिक्रीज जो सा वो देखने को मिलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब के डी जो सा वो ज़ीरो था तो तब जो है वो सिस्टम के अंदर ओवरशूट था और सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था इसका। सो जैसे ही हमने के डी को जो सा वो इंक्रीज किया है तो अब रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली इसमें जो ओवरशूट्स आ रहे थे, जो पीक्स आ रही थी, वो ख़त्म हो गई हैं। तो जो ओवरशूट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर गया है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। जबकि अगर हम ओवरऑल जो सा वो राइज टाइम की बात करें तो राइज टाइम के अंदर को बहुत ज़्यादा जो सा वो इफेक्ट नहीं आया। सो राइज टाइम ऑलमोस्ट जो सा वो उतना ही है। सो राइज टाइम के अंदर माइनर सी चेंज आएगी, जबकि ओवरशूट के अंदर सिग्निफिकेंट चेंज है कि ओवरशूट ऑलमोस्ट जो सा वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, या बिल्कुल ख़त्म ना भी हो तो काफ़ी हद तक डिक्रीज कर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम सेटलिंग टाइम की बात करते हैं तो सेटलिंग टाइम भी डिक्रीज होगा। और स्टेडी स्टेट एरर की बात करें तो स्टेडी स्टेट एरर पे कोई खास इफेक्ट नहीं आ रहा है इन थ्योरी। सो प्रैक्टिकली जो सा वो मे भी थोड़ा सा डिफरेंस आए, लेकिन इन थ्योरी कोई भी इफेक्ट स्टेडी स्टेट एरर पे नहीं आता। सो जब के डी जो सा वो जीरो था और ऑसिलेशंस ज़्यादा थी, तो ऑसिलेशन ज़्यादा होने के केस में रिस्पांस जो है वो सेटल भी काफ़ी देर के बाद जाके हो रहा था। सो सेटलिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा था। अब जैसे ही जो सा वो के डी को हमने इंक्रीज करके 3 पे लेके गए हैं, तो अब देखें तो सेटिंग टाइम जो सा वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। सो अब रिस्पांस तकरीबन यहाँ पे आके जो सा वो इतने से सेटिंग टाइम के अंदर जो सा वो सेटल हो गया। सो सेटिंग टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द के डी। और इसी तरह से अगर हम स्टेडी स्टेट एरर की बात करें तो स्टेडी स्टेट एरर पर कोई खास फर्क नहीं आया। सो अगर के डी जीरो था तो तब भी स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पे था, जो कि के आई से ख़त्म हो चुका हुआ था, और के डी को भी इंक्रीज करने से अब भी रिस्पॉन्स जो था वो स्टेडी स्टेट एरर ऑलमोस्ट जीरो है। तो इन थ्योरी देर इज नो चेंज इन स्टेडी स्टेट एरर। और अगर हम के डी का इफेक्ट देखें स्टेबिलिटी के ऊपर, तो स्टेबिलिटी बेसिकली इंप्रूव होती है के डी को इंक्रीज करने से अगर के डी की वैल्यू स्मॉल हो। सो के डी को अगर हम बड़ा थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो देन जो सा वो स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है।
सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब के डी जीरो था तो तब सिस्टम जो सा वो अंडर डैम्प्ड बिहेवियर शो कर रहा था, मींस के डैम्पिंग रेशो जो है वो लेस देन वन थी, और नियर टू जीरो थी, मतलब कि अनडैम्पिंग की तरफ जो सा वो जा रही थी। लेकिन जैसे ही हमने के डी को इंक्रीज किया है तो सिस्टम का रिस्पॉन्स अंडर डैम्प से क्रिटिकली डैम्प हो चुका हुआ है, और क्रिटिकली डैम्प के केस में जो है वो डैम्पिंग रेशो वन हो चुकी हुई है, और सिस्टम जो सा वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की करीब है, इसके अंदर ऑसिलेशंस कम जो है वो आई हैं। सो के डी अगर एक खास हद तक स्मॉल रहे, स्मॉल चेंज इन के डी हो, तो तब जो सा वो सिस्टम की स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। लेकिन अगर हम के डी को ज़्यादा एक्सेसिवली बढ़ाना शुरू कर देंगे, सिस्टम के डी को और मज़ीद जो सा वो इंक्रीज करें, तो ये क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स से दोबारा अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स की तरफ चला जाएगा, और इसमें दोबारा ओवरशूट आना शुरू हो जाएगा। सो जो कि बढ़ता हुआ सिस्टम को अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। सो के डी अगर हम स्मॉल रखते हैं तो तब ही जो सा वो सिस्टम जो है उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। So this table basically represents the effect of changing or increasing PID parameters upon response performance measures. So हमने बड़ी डिटेल में देखा है कि ये response performance measures कैसे जो सा वो चेंज हो रहे हैं, क्या क्या परफॉर्मेंस बिहेवियर शो कर रहे हैं by changing by increasing these PID terms or PID gains. सो पीआईडी टर्म्स की मैनुअल ट्यूनिंग के अलावा हमारे पास जो अनदर इफेक्टिव और कॉमनली यूज्ड ट्यूनिंग मेथड है, दैट इज जिगलर निकल्स ट्यूनिंग मेथड। सो इस ट्यूनिंग मेथड के थ्रू भी हम जो सा वो ऑलमोस्ट मैनुअल ट्यूनिंग की तरह जो सा वो डिफरेंट पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। सो इन दिस प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट द के आई एंड के डी वैल्यूज टू जीरो, और इसके बाद हम सिर्फ जो सा वो के पी को इंक्रीज करना शुरू करेंगे। सो के पी को हमने इतना इंक्रीज करना है कि जो लूप है वो बेसिकली आउटपुट ऑफ द लूप जो है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे। सो दैट वैल्यू ऑफ के पी at which output of the loop starts to oscillate, so that kp is called as ultimate gain ku. सो इस तरह से हमारे पास अल्टीमेट गेन के यू आ जाएगा, और अल्टीमेट गेन के साथ साथ हमें टाइम पीरियड, अल्टीमेट टाइम पीरियड भी चाहिए होगा। सो टी यू अल्टीमेट टाइम पीरियड बेसिकली वो टाइम पीरियड है जो कि आउटपुट लूप की ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा। सो ऑसिलेशन पीरियड इज कॉल्ड अल्टीमेट टाइम पीरियड। सो ये अल्टीमेट गेन और अल्टीमेट टाइम पीरियड ये मिलके जो सा वो एक ह्यूरिस्टिक मेथड के थ्रू जो सा वो के पी के आई और के डी पैरामीटर्स की वैल्यू देंगे, जो कि जिगलर निकल्स ने डिफाइन किया हुआ है अपने मेथड में। So based on this table, we can find out the KP, KI and KD gains for PI और PID controllers. So अगर हमारे पास सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होगा, सो इन दैट केस जो KP है वो दैट विल बी द हाफ ऑफ द अल्टीमेट गेन। इसी तरह से PI अगर कंट्रोलर है तो उसके केस में जो सा वो अल्टीमेट गेन का 0.45% जो होगा दैट विल बी द KP। एंड इसी तरह से जो सा वो इंटीग्रल जो गेन है के आई, तो उसकी भी वैल्यू जो सा वो इन टर्म्स ऑफ के पी एंड इन टर्म्स ऑफ अल्टीमेट टाइम पीरियड डिफाइन की गई है, एंड सेम इज द केस फॉर पी आई डी। सो जिगलर निकल्स मेथड के थ्रू हम बड़ा इजीली जो सा वो इस टेबल को यूज करते हुए के पी के आई और के डी के पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है, और ये ऑलमोस्ट जो सा वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो आउटपुट का रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन दे आर सेट बाय दिस जिगलर निकल्स मेथड। सो कन्वेंशनल कंट्रोल टेक्निक्स देखने के बाद हम कुछ और कंट्रोल टेक्निक्स या कंट्रोल एल्गोरिथम्स देखेंगे जो कि कंट्रोल थ्योरी में एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज अडाप्टिव कंट्रोल। सो अडाप्टिव कंट्रोल बेसिकली टाइम वेरिएंट सिस्टम्स के लिए यूज हो रहा है। सो अडाप्टिव कंट्रोल जो है वो टाइम वेरिंग या अनसर्टन जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं उनकी एस्टिमेशन करता है। once these time varying components या parameters are estimated, so उसकी बेस के ऊपर जो सा वो बेसिकली कंट्रोल लॉ को या कंट्रोल एक्शन को मॉडिफाई करेगा। मींस के जो कंट्रोलर की इक्वेशन है
उस कंट्रोलर की इक्वेशन को मॉडिफाई कर देगा। और इस मॉडिफिकेशन के अंदर ये चीज ग्रंटेड होगी कि परफॉर्मेंस जो सा वो ग्रंटेड है और स्टेबिलिटी जो है वो ग्रंटेड है। सो बेसिकली जिस तरह से पैरामीटर्स वेरी करते जाएंगे और उसकी एस्टिमेशन की बेस पे ये कंट्रोल जो है वो कंट्रोल एक्शन को या कंट्रोलर अपने आप को अडॉप्ट करता जाएगा, मींस कि डिफरेंट कंट्रोल लॉ यूज करता जाएगा या उसको मॉडिफाई करता जाएगा। सो फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने गेन शेड्यूलिंग की बात की थी, सो गेन शेड्यूलिंग इज वन टाइप ऑफ अडाप्टिव कंट्रोल, जिसमें हमने देखा था कि स्टार्टअप कंडीशन के अंदर जो सा वो पीआईडी गेन्स डिफरेंट यूज होते हैं। इसी तरह से जो सा वो फुल लोड के ऊपर जब सिस्टम रन कर रहा होगा तो तब गेन्स जो सा डिफरेंट यूज होंगे। सो ये इस तरह की नॉन लिनियरिटीज जो सा वो अडाप्टिव कंट्रोल कवर कर लेता है बाय चेंजिंग दी कंट्रोल एक्शन। एंड फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक एयरप्लेन की, तो एयरप्लेन के अंदर अब जो सबसे टाइम वेरिंग जो पैरामीटर्स हैं वो उसका वेट है। ऑब्वियसली जैसे जैसे वो फ्लाई करता रहेगा तो टाइम के साथ साथ उसका जो फ्यूल है वो कंज्यूम होता जा रहा है, उसका ओवरऑल जो मैस है वो बेसिकली चेंज हो रहा है। सो ये टाइम बेस्ड टाइम वेरिंग एक पैरामीटर है, कंपोनेंट है। सो ऐसे में जो सा उसके लिए हमें अडाप्टिव कंट्रोल की जरूरत है कि इस तरह के जो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं उनकी एस्टिमेशन हो और उनकी बेस के ऊपर जो कंट्रोल एक्शन है वो भी मॉडिफाई हो रहा हो। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन अडाप्टिव कंट्रोल। सो नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट कंट्रोल टेक्निक। सो इंटेलिजेंट कंट्रोल टेक्निक्स में बेसिकली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करते हुए हम कंट्रोलर डिजाइन करते हैं और कंट्रोल एक्शन जनरेट करते हैं फॉर डायनामिक सिस्टम्स। सो ये डिफरेंट यूज होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स जो हैं वो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, बेसियन प्रोबेबिलिटी, फजी लॉजिक, मशीन लर्निंग, री लर्निंग, evolutionary computations and genetic algorithms। so ये different type of कंट्रोल एल्गोरिदम्स हैं जो कि रियल लाइफ से या ह्यूमन इंटेलिजेंस से, रियल लाइफ इंटेलिजेंस से इंस्पायर होकर डेवलप किए गए हैं। सो बिल्कुल ये उनके बेसिस पे जो सा वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करें तो न्यूरल नेटवर्क्स की जो वर्किंग है वो बेसिकली ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग को मिमिक करते हुए जो सा वो डेवलप की गई है। इसी तरह से मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन्स के अंदर भी जो है वो लर्निंग कैपेबिलिटी जो सा वो डेवलप की गई है कि वो जो फीडबैक आ रही है उसकी बेस के ऊपर जो सा वो कॉन्टिन्यूसली अपना जो कंट्रोल एक्शन है वो लर्न करके उसको अपडेट कर रहा है टू अचीव अ बेटर कंट्रोल। इसी तरह से जेनेटिक एल्गोरिदम्स, ह्यूमन की जेनेटिक्स के जो एल्गोरिदम्स हैं उसका जो प्रोसेस है उसको मिमिक करते हुए जो है वो डेवलप किए गए हैं कि किस तरह से जो सा वो एक ह्यूमन जीन जो है वो काम करती है और किस तरह से जो सा वो दो इंटेलिजेंट ह्यूमन जीन्स जो है वो कंबाइन होके म्यूटेट करके एक ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है वो ऑफ स्प्रिंग जनरेट कर सकते हैं। सो इस तरह की जो सा वो जेनेटिक एल्गोरिदम्स ऐसी जो सा वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो सा वो मिमिक करते हुए डेवलप कंट्रोल एक्शन डेवलप करते हैं। सो बेसिकली इंटेलिजेंट कंट्रोल इन सब टेक्निक्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक्स को यूज करते हुए कंट्रोलर डिजाइन करते हैं और बड़ा इफेक्टिव जो है वो कंट्रोल जनरेट करते हैं फॉर एनी डायनामिक सिस्टम। नेक्स्ट कंट्रोल टेक्निक इज ऑप्टिमल कंट्रोल। सो ऑप्टिमल कंट्रोल के अंदर बेसिकली जो कंट्रोल टेक्निक है वो ऐसा कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है कि किसी स्पेसिफिक कॉस्ट इंडेक्स को जो है वो मैक्सिमाइज करने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जो है वो कंट्रोल एक्शन जनरेट कर रही होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के केस में जो सा वो लेट से कि हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरह से मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज करते हुए जो है वो सैटेलाइट को जो है वो ट्राजेक्ट्री के ऊपर लेके आया जाए, डिजायर्ड ट्राजेक्ट्री जो भी उसको फॉलो करनी है ऑर्बिट की। So in that case, now the cost index is to use minimum fuel. So इस cost index को ऑप्टिमाइज करते हुए या इसको जो सा वो मिनिमाइज करते हुए जो है वो बेसिकली ये कंट्रोल एक्शन सारा जनरेट होगा कि किस तरह से जो सा वो सैटेलाइट को जेट थ्रस्टर्स दिए जाएं कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज करते हुए अपनी डिजायर्ड ट्रेजेक्ट्री पे आ जाए। सो द कॉस्ट इंडेक्स हेयर इज बेसिकली अमाउंट ऑफ फ्यूल और इस कॉस्ट इंडेक्स को ऑप्टिमाइज किया जाएगा टू अचीव दिस कंट्रोल। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन जो सा वो बेसिकली उसको इंक्रीज करने पे भी हो सकती है और उसको मिनिमाइज करने पे भी हो सकती है। सो कॉस्ट इंडेक्स को हम
ऑप्टिमाइज किस साइड पे कर रहे हैं, ये चीजें सारी फिर डिफाइन की जाती है। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल, सो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली पैरामीटर ये है कि हम जो सा वो अमाउंट ऑफ फ्यूल को मिनिमाइज करें, सो दैट इज द कॉस्ट इंडेक्स। सो ऑप्टिमल कंट्रोल बेसिकली इस तरह के किसी कॉस्ट इंडेक्स को जो है वो ऑप्टिमाइज करते हुए कंट्रोल एक्शन को जनरेट करेगा टू गेट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोबस्ट कंट्रोल की। तो रोबस्ट कंट्रोल एक्सप्लिसिटली डील्स करता है विद अनसर्टेनिटीज इन इट्स अप्रोच। सो जब भी हमारे सिस्टम के मॉडल के अंदर मॉडलिंग के अंदर एरर्स हैं या उसमें अनसर्टेनिटीज हैं, लेकिन वो एरर्स जो सा फाइनाइट एरर्स होने चाहिए, इन अदर वर्ड्स बॉन्डेड मॉडलिंग एरर्स होने चाहिए। सो जब भी हमारे सिस्टम में कोई बॉन्डेड मॉडलिंग एरर्स हैं या अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व हैं, सो इन दैट केस रोबस्ट कंट्रोल बेसिकली ऐसा कंट्रोलर डिजाइन करेगा कि जो कि हमें एक ऐसा कंट्रोल एक्शन जनरेट करके देगा जिसके थ्रू जो सा वो रोबस्ट परफॉर्मेंस जो है वो गारंटेड है और स्टेबिलिटी जो सा वो लाजमी अचीव होगी। सो ये रोबस्ट कंट्रोल का जो है वो मेन फायदा होगा कि वो अगर हमारा जो सा वो जो सिस्टम का मॉडल है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट मॉडल नहीं है, उसमें कोई फाइनाइट एरर्स इन्वॉल्व हैं, सो फॉर रेंज ऑफ दैट बॉन्डेड एरर्स जो रोबस्ट कंट्रोल है वो हमें ऐसा कंट्रोलर या कंट्रोल एक्शन देगा जो कि रेंज ऑफ दैट बॉन्डेड मॉडलिंग एरर्स के लिए वो लाजमी वर्क करेगा और गारंटेड रोबस्ट परफॉर्मेंस या स्टेबिलिटी को अचीव करवाएगा। सो ये रोबस्ट कंट्रोल का जो है वो इंट्रोडक्शन है। द नेक्स्ट टेक्निक इज स्टोकेस्टिक कंट्रोल। So the word stochastic means probabilistic on or uncertain. So stochastic कंट्रोल के अंदर हम ऐसे कंट्रोलर डिजाइन की बात करेंगे जो कि ओवरऑल सिस्टम के अंदर डिफरेंट अनसर्टेनिटीज को जो देखते हुए मॉडल करेगा और अनसर्टेनिटीज की बेस के ऊपर जो सा वो मॉडल जनरेट करेगा। सो इन टिपिकल स्टोकेस्टिक कंट्रोल प्रॉब्लम बेसिकली हम ये अज्यूम करते हैं कि सिस्टम के अंदर रैंडम नॉइज आ सकता है और या रैंडम डिस्टरबेंस इनपुट्स जो है वो इंक्लूड हो सकती हैं। और इस सिस्टम में हम बात करें तो कंट्रोलर के अंदर भी रैंडम नॉइज आ सकता है, प्लस जो सिस्टम का मॉडल है उसके अंदर भी जो सा वो रैंडम नॉइज या डिस्टरबेंस इनपुट्स आ सकती हैं। सो स्टोकेस्टिक कंट्रोल के अकॉर्डिंग जो कंट्रोलर डिजाइन होगा दैट विल गारंटी दैट दैट के वो इन सारी रैंडम डेविएशंस को अकाउंट में ले और इनको जो सा वो कवर अप करते हुए जो सा वो स्टोकेस्टिक कंट्रोलर जो सा डेवलप करे। सो स्टोकेस्टिक कंट्रोलर इज ऑल अबाउट incorporating or covering up the random noise or random uncertainties या random disturbances which could be come up in the system's response. So कंट्रोलर के अंदर भी और मॉडल के अंदर भी ये रैंडम नॉइजेस या डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, तो इनको अकाउंट करते हुए जो कंट्रोलर डिजाइन किया जाएगा, सो दैट कंट्रोलर इज बेसिकली कॉल्ड स्टोकेस्टिक कंट्रोलर। So these are the few advanced control techniques or advanced control algorithms which are being used in control theory to achieve better level of control or high level of control.